Yes, dear students, back to chapter Nationalism in Europe, topic 4. This is the most important topic of the chapter. 99.9% इस चैप्टर में से आपको either unification of Germany और unification of Italy दोनों में से कोई भी एक टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर आता है. Now, unification of Germany meaning कि जर्मनी यूनिफाई कैसे हुआ था, आपको मैं अभी बीच में भी बताती जाऊंगी जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस पे भी क्या आ सकता है वो भी मैं बताऊंगी आपको. कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? जर्मनी में आप ये देखेंगे. आफ्टर 1848 nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो है वो मोबिलाइज हुए थे बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप. अब ये पैराग्राफ आपको सुनने में पढ़ने में डिफिकल्ट लगेगा, बट मैं इसका आपको मीनिंग बहुत आराम से समझा देती हूँ. लास्ट टॉपिक में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कंजर्वेटिव्स के बारे में. कंजर्वेटिव्स को ये रियलाइज हो गया था दैट चेंजेस दे आर इनएविटेबल, मतलब कुछ ना कुछ बदलाव आना तो जरूरी है. और वो बदलाव कैसे आएगा वो उनको था कि वो खुद डिसाइड करेंगे. और ये हमने बात करी थी बदलाव कैसे आएगा. दे वर रेडी टू गिव राइट टू वोट नॉट टू फीमेल बट टू मेल. सो आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन से हटके नेशनल सेंटिमेंट जो हैं वो कंजर्वेटिव्स ने मोबिलाइज किए. क्यों मोबिलाइज किए? मोबिलाइज मतलब नेशनल सेंटिमेंट्स अराउज किए, लेकिन किसके लिए? देश के लिए तो किए, पर राइट टू वोट देने के लिए नहीं. दे एक्चुअली प्रमोटेड फॉर स्टेट पावर, मतलब कोई ना कोई रूलर जरूर होना चाहिए, उसकी पावर होनी चाहिए. दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप. मतलब कंजर्वेटिव्स लिबरल्स और रेडिकल्स की जगह डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते थे. ये जो नेशनलिज्म है आफ्टर 1848 जो यूरोप में आया था, ये नेशनलिज्म की फीलिंग का बेस डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन नहीं था. इसका बेस था कंजर्वेटिव्स की थिंकिंग, कंजर्वेटिव्स की थिंकिंग टू प्रमोट द स्टेट पावर, कि कहीं ना कहीं राजाओं के हाथ से पावर ना चली जाए. Power should be in the hand of not the people, not the parliament, not any elected assembly, but in the hands of the conservative king. अब हम आगे बढ़ते हैं. I hope ये आपको समझ में आ गया होगा. और ये दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी और इटली. अभी आप देखेंगे कि कैसे जर्मनी और इटली में जो यूनिफाई किया गया था वो राजाओं ने आर्मी के साथ मिलकर ही किया था. As you have seen, nationalist feelings were widespread middle classes में, Germans में, who in 1848 they tried to unite the different regions of German Confederation. Liberal initiative to nation building was repressed by the common forces of the monarchy. Liberal initiative, जो liberals ने initiative लिया था nations को बनाने का, उसको दबा दिया गया. किसने दबाया? Combined forces of monarchy and the military, मतलब king and the army. And also उनमें सपोर्ट किसकी रही थी? लार्ज लैंड ओनर्स, जैसे हमारे कंट्री में हम कहेंगे जमींदार्स, तो लार्ज लैंड ओनर्स की ऑफ रशिया. दैट मींस लिबरल इनिशिएटिव को दबा दिया गया बाय मोनार्की एंड आर्मी एंड द लार्ज लैंड ओनर्स. फ्रॉम देन ऑन प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप, मतलब जैसे कहते हैं ना लिबरल्स तुम साइड हटो, हम नेशन बिल्डिंग करते हैं. एंड सो प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन. और उनके चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वन बिस्मार्क. ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में माय डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कि इनके बारे में शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं. बिस्मार्क आगे मैं बताती जाऊंगी आपको. मैजनी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट नोट्स. Now, Otto von Bismarck was the architect of this process. जिसने सारा, जैसे
बिस्मार्क को अगर हम कह सकते हैं लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल, दो पर्सनालिटी नेचर प्लीज मैं कंपेयर नहीं कर रही, सरदार वल्लभ भाई पटेल was much great personality as compared to Bismarck. He was not a dictatorial type of a person, but हाँ, he was having that, एक जिसे कहते हैं ना, एक बहुत विजन थी उनकी देश को जो इकट्ठा करने की, that vision was in Bismarck also. So Otto Bismarck was an architect of the Prussian, was an architect of this process carried out with the help of Prussian army and bureaucracy. देखिए, आर्किटेक्ट हो गया बिस्मार्क, प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मींस आईएएस ऑफिसर, इनके बारे में मैं टाइम टू टाइम आपको बताती रहूंगी, ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट। एंड विद द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी एंड 3 वॉर्स हुए, 7 साल में 3 वॉर, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, और प्रशिया ने तीनों वॉर जीत लिए। सो प्रशिया वाज अ टॉर्च बियरर, not the liberals of Prussia but the king of Prussia, and completed the process of unification. January 1871 में Prussian King William I was proclaimed German Emperor in a ceremony held at Versailles. Now dear students, keep this thing in mind, ध्यान से समझिए जो मैं आपको बता रही थी स्टार्टिंग के पैराग्राफ में कि ये लिबरल्स का इनिशिएटिव नहीं था, कंजर्वेटिव ने प्लान किया था किंग्स की पावर को रिस्टोर करने के लिए, वापस लाने के लिए, एंड यहाँ पे कोई देखिए असेंबली आएगी, पार्लियामेंट आएगी, पर पार्लियामेंट को टोटल सरेंडर किंग नहीं करेगा। प्रशियन किंग, जनवरी 1871 में प्रशियन किंग विलियम I was proclaimed German Emperor in a ceremony held at Versailles. Now, on the bitterly cold morning, मतलब ये जो सीन डिस्क्राइब हो रहा है, on the bitterly cold morning 18 जनवरी 1871 में असेंबली, जिसमें कौन कौन थे, comprising the princes of German state, सारे जर्मन स्टेट के सारे प्रिंसेस थे, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव थे, कोई कॉमन पीपल नहीं है इसमें, देयर इज नो कॉमन पीपल, एंड प्रशियन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क gathered in the unheated hall, मतलब बहुत ज्यादा ठंड थी, bitterly cold morning, and it was not heated hall, it was unheated hall of mirrors, palace of Versailles. Versailles historical बहुत importance रखता है, to proclaim the new German empire, जिसके हेड थे केसर विलियम I of Prussia. So this is the, ये एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, और जो मैंने अंडरलाइन किया है आप देखिएगा, आप यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में ओनली दैट यू इफ यू आर राइटिंग, इट इज मोर देन इनफ फॉर यू। नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी डेमोन्स्ट्रेट किया द डोमिनेशन ऑफ प्रशियन स्टेट पावर। अब नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी, मतलब बात जर्मनी की हो रही है, पर पावर किसके पास है, प्रशियन किंग के पास है। तो जर्मनी के नेशन बिल्डिंग में ये साफ नजर आ रहा होगा आप लोगों को that Prussian state power was the most dominating power. New state placed a strong emphasis, जो न्यू स्टेट थी उसने बहुत स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज किया किस पे, करेंसी को मॉडर्नाइज करने में, बैंकिंग सिस्टम को, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम को। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे एक घर की एक कमरे की 4 दीवारें होती हैं, 4 पिलर होते हैं, अदरवाइज कमरा नहीं ठहर सकता, किसी भी कंट्री के लिए करेंसी, बैंकिंग सिस्टम, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी एक सिस्टम पे भी, श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका में जुडिशियल सिस्टम की मैं बात नहीं कर रही, लीगल की भी नहीं बात कर रही, ये करेंसी एंड बैंकिंग, इन दोनों चीजों ने श्रीलंका को तबाह कर दिया। अभी रिसेंट बता रही हूँ मैं आपको। नाउ प्रशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस, दे बिकेम द मॉडल फॉर रेस्ट ऑफ जर्मनी। अब ये कंजर्वेटिव्स ने लोगों के मन में एक डाल दिया कि यस, यूनिफिकेशन किंग्स ला सकते हैं, और किंग को कोई जरूरत नहीं है लोगों के आगे टोटल सरेंडर करने की। किंग कैन बी हिमसेल्फ with much power can control and unify the nation. So Prussian victory over Germany. Now I am coming, आप ये देखिए, ये जो कार्टून है, caricature of Otto von Bismarck in the German Reichstag. This cartoon is actually depicting the unquestionable power of Bismarck. जो हाथ में हंटर लिया हुआ है ना बिस्मार्क ने,
It is actually saying the unquestionable. ये caricature है. It's a sort of cartoon which is actually Riksdag is the name of German Parliament. कि बिस्मार्क का जर्मन पार्लियामेंट के ऊपर कंट्रोल डिपिक्ट कर रहा है. अब मैं बात करती हूँ इटली की. नाउ इटली लाइक जर्मनी, इटली की भी बहुत लंबी हिस्ट्री है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की. मतलब इटली था ही नहीं, जैसे भारत नहीं था. अगर मैं आपसे बात करूं कि जब आपने 7th क्लास की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो इंडिया के बारे में आपने देखा होगा, या जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, ये क्वेश्चन मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछती थी कि हाउ मेनी स्टेट्स वर देयर. देयर वर, माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 545 स्टेट्स. इंडिया को यूनाइट करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था. और वो 545 स्टेट्स क्या थी? छोटी छोटी जगह, हैदराबाद, जूनागढ़, ये सब अवध, ये बहुत छोटी छोटी जगह थी जो स्टेट्स थी. खैर, अब मैं आ रही हूँ अगेन आई एम कमिंग बैक टू इटली. So like Germany, Italy had a long history of political fragmentation. Political fragmentation means the pieces in which the political power was divided. So Italians were scattered over several dynastic states. Multinational, Habsburg Empire. During the middle of the 19th century, again the year means we are talking about 1850s. During the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states. जैसे 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, और ये मैं आपको मैप की हेल्प से भी समझाऊंगी. Of which the only one, Sardinia Piedmont, was ruled by Italian prince. And in the north there was Habsburg Empire. In the center was ruled by Pope. Southern region were under the domination of Spain. आप देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ. See, we are talking about this northern part. This part, the central part of Italy was ruled by the papal state, matlab church. This part, kingdom of both Sicily, was ruled by Spain. Savoy, Sardinia was the part which was ruled by the Italian prince. Otherwise, all other parts were not ruled by the Italian prince. All other parts were political fragmentation, my dear student, इसको कहते हैं. And the north was under Austrian Habsburg Empire. आप देखिए नॉर्थ, ये पूरा नॉर्थ पार्ट जो है, ये पूरा, ये आप देखें लोम्बार्डे, वेनेटा, पार्मा, मोडेना, टस्कैनी, ये सब ऑस्ट्रियन एम्पायर के अंडर थे. मैं रिपीट कर रही हूँ. इटली 7, देखिए, ये देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 करे हुए हैं. सेवॉय सर्दिनिया वाज द ओनली प्रोविंस एक्चुअली जिसपे इटालियन किंग रूल कर रहे थे. अदरवाइज लोम्बार्डे, वेनेटा, पार्मा, मोडेना, टस्कैनी, ये सारा ऑस्ट्रियन के अंदर था. यहाँ पे चर्च का रूल था और यहाँ पे स्पेन का रूल था. तो ये पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की हिस्ट्री आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी माय डियर स्टूडेंट्स. एंड अंडर द, अगर नहीं समझ में आई आप बार बार देखेंगे, आई होप आपको समझ में आ गई होगी. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली. देखिए, एक चीज मैं और बता दूं आपको, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताती हूँ, whenever you are doing any long question, you are preparing for any long question, not doing, actually preparing. आपको अगर डिटेल नॉलेज है ना, उसको आप समराइज कर सकते हैं. पर अगर आपने बहुत लिमिटेड क्वेश्चन पढ़ा है, उसको आप एक्सपैंड नहीं कर सके. तो मेरा कहने का मतलब ये, why I keep on emphasizing on NCERT books, at least for 9th and 10th and 11th and 12th humanities, only my social science subject, not because I don't know other subjects, so I can't take guarantee of other subjects, but only in social science, or I always emphasize and do respect, and I've got a great passion for NCERT books, and the reason is because NCERT बहुत thoughtfully लिखी गई है. तो आप ये देखिए, लाइक जर्मनी, इटली, ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो गया. इटालियन, इसको आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं. शॉर्ट में अगर आप करेंगे तो इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइम. तो आप ये सब कर सकते हैं. इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स और स्पेन तक, आप अगर शॉर्ट में करना है. लेकिन आप 5 मार्क के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे तो आप टाइम देख के आप उसको एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट अगर आपको पूरी नॉलेज है तो. एक बार रिपीट कर रही हूँ, इटली की भी लॉन्ग फ्रेगमेंटेशन थी हिस्ट्री.
इटालियंस सेवरल डायनेस्टिक पार्ट्स में डिवाइडेड थे एंड ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब 1850 की बात कर रहे हैं हम, इटली में 7 स्टेट्स थी। सर्देनिया पिडोमेंट था वो जो एरिया जिसमें केवल इटालियन प्रिंस रूल कर रहे थे। नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर था, सेंटर में पोप था, साउथ में स्पेन था। तो इस तरीके से अलग अलग। नाउ ड्यूरिंग 1830s अनफॉर्चुनेटली मैज़नी हैड सॉट कि वो एक प्रोग्राम रखे, एक कोहेरेंट प्रोग्राम टू पुट टुगेदर फॉर अ यूनिटी ऑफ इटालियन रिपब्लिक। सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करी, यंग इटली, बहुत एफर्ट किए मैज़नी ने, इटली फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल। अगर मैं कहूँ तो अनफॉर्चुनेट कहूंगी मैं मैज़नी के लिए, ही ट्राइड अ लॉट। Failure of revolutionary uprisings both in 1831 and 1848 meant that mantle now fell on Sardinia Piedmont under its rule. मतलब अपराइजिंग हुई, एक तो मैज़नी ने करी, लेकिन उस अपराइजिंग से एक बात समझ में आ गई कि जो अगर टॉर्च उठानी है, अगर फ्लैगशिप उठानी है, लीडरशिप उठानी है, तो वो सर्देनिया पिडोमेंट जिसका रूलर थे किंग विक्टर एमिल सेकेंड, ये उसी को ही बीड़ा उठाना पड़ेगा। ओनली किंग विक्टर एमिल सेकेंड हैज टू टेक द इनिशिएटिव टू यूनिफाई द इटालियन princely states. And in the eyes of the ruling elites of this region, unified Italy, it offered them the possibility of economic development and political domination. My dear students, unification is a very ये केवल आपको ये नहीं कि आपने एग्जाम में लिख लेना है, try to understand. I just want to sensitize you. कंट्री में यूनिटी बहुत जरूरी है। आप यूनिफॉर्म पहनते हैं स्कूल में, बहुत जरूरी है। एक सिंबलाइज करते हैं आप एक स्कूल को, आप एक देश को सिंबलाइज करते हैं जब आप कॉमन करेंसी की बात करते हैं, कॉमन फ्लैग की बात करते हैं, नेशनल एंथम की बात करते हैं। तो यूनिफाइड इटली ऑफर्ड द पॉसिबिलिटी, कोई भी कंट्री, नॉट दैट इटली ओनली, बट कोई भी कंट्री देखिए अगर यूनिफाइड होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट होगी, पॉलिटिकल डोमिनेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी अगर कोई भी कंट्री यूनिफाइड हो गई। नाउ आई एम मूविंग अहेड। चीफ मिनिस्टर कैवोर, अनफॉर्चुनेटली मैंने वर्ड यूज किया था मैज़नी के लिए। कैवोर के इनिशिएटिव जो है वो काफी अच्छा रिजल्ट लेकर आए। चीफ मिनिस्टर कैवोर ने ये यूनिफिकेशन की मूवमेंट को उन्होंने आगे बढ़ाया। एज अगर मैं ये सेंटेंस बोलूं, इट इज अ वेरी करेक्ट सेंटेंस एंड इसमें कोई एग्जैगरेशन नहीं है, दैट एज बिस्मार्क वाज टू जर्मन यूनिफिकेशन, so as Cavour was to Italian unification. I hope you must have understood what I am trying to tell you. Chief Minister Cavour, he led the movement to unify the region of Italy, was neither a revolutionary nor ना वो revolutionary था, ना वो कोई डेमोक्रेट था। Like many other educated and wealthy members, वो इटालियन एलीट क्लास को बिलोंग करता था, वो आम आदमी नहीं था। स्टार्टिंग में मैंने बताया था 1848 के बाद कंजर्वेटिव ने यूनिफाई करा कंट्रीज को, पर कंजर्वेटिव्स में कोई, इसमें हम कॉमन पीपल नहीं, कंजर्वेटिव ने बहुत थॉटफुली ऑर्गेनाइज किया। लाइक मेनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर, वो एजुकेटेड था, अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करता था, एक एलीट क्लास को बिलोंग करता था। अदर एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ इटालियन एलीट, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन लैंग्वेज। मतलब इससे ये पता चलता है कि फ्रांस उस समय ज्यादा डेवलप था एज कम्पेयर टू इटली। जैसे हम लोग इंग्लिश बोलने में बड़ा गर्व का अनुभव करते हैं, बट वी आर कंफर्टेबल ऑल्सो, एंड आई एम ऑल्सो टीचिंग यू इन इंग्लिश, बट नॉट फॉर द पर्पज, बिकॉज इट इज द इस समय की डिमांड है ये। सो लाइक मेनी अदर वेल्डर, तो चीफ मिनिस्टर कैवोर जो है ये एजुकेटेड था, he spoke French much better than Italian language through a tactful diplomatic alliance. Tactful, बहुत तरीके से प्लान करके एक डिप्लोमेटिक अलायंस बनाया उसने फ्रांस के साथ में, और उसको बनाने वाला कैवोर था, जस्ट लाइक बिस्मार्क, जस्ट लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल। Sardinia Piedmont succeeded in defeating Austrian forces 1859 में। ये देखिए 1858 सर्देनिया पिडोमेंट ने, सेवॉय सर्देनिया पिडोमेंट ने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताती जाऊंगी। हरा दिया, एंड देन अपार्ट फ्रॉम succeeded in defeating Austrian forces by 1859,
apart from regular troops, large number of, apart from regular troops, देखिए large number of armed volunteers under the leadership of Garibaldi. मतलब Garibaldi was like a commander of the army. Regular troops of large army armed by volunteers under the leadership of Garibaldi joined the fray. 1860 में they marched to South Italy. South Italy मतलब यहाँ पे 7th part में South Italy, kingdom of both Sicilies. बिकॉज ये सारा एरिया तो इनके अंडर आ गया, लॉम्बार्डे, विंटा, पर्मा, मोडेना, टुस्कैनी. कैवोर ने अपना डिप्लोमेटिक प्लान करके सारा अपने कंट्रोल में ले लिया. पेपल स्टेट वाज चर्च, मतलब रिलीजियस सेंटर था, आज भी है वो. नाउ गैरिबल्डी की आर्मी की और गैरिबल्डी की इनिशिएटिव के हेल्प से दे मार्च टू साउथ इटली, किंगडम ऑफ टू सिसिली, and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish rulers. In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed as the King of United Italy. Victor Emmanuel II was proclaimed as the King of United Italy. Again देखिए, जर्मनी में भी किंग प्रोक्लेम हुआ, इधर भी किंग प्रोक्लेम हुआ, कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोक्लेम नहीं हुई. एंड हालांकि काम एजुकेटेड क्लास ने किया, कैवोर एजुकेटेड क्लास, एलीट क्लास को बिलोंग करता है, बिस्मार्क एलीट क्लास को बिलोंग करते थे. सो मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन, जहां पे इटली उस समय इटली में बहुत ज्यादा इलिटरेसी थी, among whom rates of illiteracy were very high, they remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology. जहां पे इलिटरेसी इतनी हाई थी, वो अनअवेयर थे कि लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में. पीजेंट मासेस जिन्होंने गैरिबल्डी को सपोर्ट किया था सदर्न इटली में, हैड नेवर हर्ड, मतलब अपने देश का नाम ही नहीं पता था. जस्ट देखिए हाइट ऑफ इग्नोरेंस, दैट इटली वाज अ नेम. दे थॉट दैट ला इटालिया वाज द विक्टर एमिल्स वाइफ. जब वो इटाली सुनते थे तो उनको लगता था शायद ये विक्टर एमिल वाइफ की का नाम है. सो हाइट ऑफ इग्नोरेंस. और ये इटली में ही नहीं, हमारे देश में भी 50 साल बाद लोगों को पता चल रहा है, आम आदमी को, कि इंडिया में ब्रिटिशर्स आ गए हैं. नाउ अगेन आई एम समराइजिंग इटली की यूनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ मैप. सेवॉय सर्दिनिया में किंग कैवोर ने एक इनिशिएटिव लिया, and he thought that Victor Emmanuel II, who was ruling over here, who was the Italian prince, केवल उस किंग की हेल्प से ही इटली को यूनिफाई किया जा सकता है. ऑस्ट्रियन फोर्सेस को बहुत टेक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस की हेल्प से ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया गया. एंड ये पूरा एरिया, दिस होल एरिया, एज आप देखिए ये सारा एरिया जो है ये इनके अंडर आ गया. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, कि जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये एरिया जो है ये इनके अंडर आ गया. ये एरिया मीन्स आई एम जस्ट एनोटेट करके मैं आपको बता रही हूँ मैं ये एरिया कैसे आया इनके अंडर. आप ये देखिए, ये ये एरिया आप देखिए किस तरीके से ये देखिए इनके अंडर आया. दिस एरिया, पूरा ये एरिया, ये इटली में सारा, दिस होल एरिया इट केम with Italy, Cavour and King Victor Emmanuel के पास आ गया. ये वाला पार्ट जो था इट वाज ओनली, इस पार्ट को तो आप ये सोच लीजिए कि ये केवल सेवॉय सर्दिनिया का जो ये पार्ट है, सॉरी पेपल स्टेट, यहाँ पे किंग रूल कर रहे थे, तो इसकी तो हम कोई ज्यादा बात कर नहीं रहे हैं. अब इधर क्योंकि किंग रूल कर रहे थे एंड 7 मतलब यहाँ पे स्पेनिश रूलर थे, इधर पीजेंट्स ने भी गैरिबल्डी की हेल्प करी. एंड इन दिस वे गैरिबल्डी की हेल्प करने के बाद पीजेंट्स ने इस इधर भी किंगडम ऑफ टू सिसिली, जहाँ पे स्पेनिश रूलर था, इसको भी हरा दिया गया. एंड इन दिस वे द होल इटली वाज यूनिफाइड. सो आई होप स्टूडेंट्स, नाउ आई एम मूविंग टू द लास्ट टॉपिक, एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, आई मीन today's class, and the next topic is a very strange case of Britain. और ये स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन के लिए मैं आपको मैप भी दिखाऊंगी. आप देखिए इसको स्ट्रेंज केस क्यों लिखा है. एक तो मैं आपको ये बता दूं आपके नॉलेज के लिए, ब्रिटेन का कोई इंडिपेंडेंस डे नहीं होता. मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट, सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड, इज ग्रेट ब्रिटेन. ब्रिटेन में नेशन फॉर्मेशन जो है
वो नेशन स्टेट फॉर्मेशन कैसे हुई। ये कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ, कोई तूफान नहीं आया, कोई अपहेवल नहीं हुआ. इट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस एंड देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी. मतलब 18th सेंचुरी मतलब ये आपके 1800 से पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था. एक चीज मैं आपको बता दूं, गैरिबल्डी, मैज़नी, केवोर, बिस्मार्क, ये 4 हैं जिसपे शॉर्ट नोट्स आपको आ सकते हैं, आप अपने पास नोट कर लीजिएगा. इट वॉज द रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस. कोई रेवोल्यूशन नहीं आया, कोई अपहेबल नहीं हुआ, कोई भी, ये अपने आप बहुत टैक्टफुल अलायंस के साथ, अभी आप खुद देखेंगे और समझेंगे कैसे ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म हुआ. There was no British nation. Primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic: English, Welsh, Scot और Irish. आप देखिए, मैं आपको ये मैप शेयर कर रही हूँ. आप देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट अभी शेयर करके बस समझा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं लास्ट में जब एंड करूंगी तब समझाऊंगी. आप देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन की जो हम बात कर रहे हैं. आप ये देखिए, आयरलैंड, अभी हम आयरलैंड की भी बात करेंगे. एंड अभी हम इसमें आप ये देखिए कैसे ये यूनाइटेड किंगडम फॉर्म कैसे हुआ, इंग्लिश, आयरलैंड, एंड कैसे इसके अलग अलग 4 छोटे छोटे पार्ट्स थे जो अब जाके फिर वो ग्रेट ब्रिटेन बना. दिस आई विल जस्ट शेयर विद यू अगेन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू नाउ हाउ इट इज कॉल्ड स्ट्रेंज केस. ये मैं आपको बता दूं, मैं आपको प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहैबिटेड ब्रिटिश आइल्स वर एथनिक वंस. एथनिक मतलब कल्चरल, डिफरेंट कल्चर था इनका. इंग्लिश, वेल्श, स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड, इरिश, आयरलैंड, ये सब एथनिक ग्रुप, सबका अपना अलग अलग कल्चर था, अपना अपना पॉलिटिकल ट्रेडिशन था. इंग्लिश नेशन स्टेडली, इन सब में से इंग्लिश, वेल्श और स्कॉट और इरिश में से सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया था इंग्लैंड. As English nation steadily grew in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over other nations of the island. English Parliament, जिसके पास पावर, the English Parliament which had seized power from the monarchy in 1688. ध्यान से सुनिए, इंग्लिश पार्लियामेंट, मोनार्की से पावर इंग्लिश पार्लियामेंट के पास आ गई. अनलाइक द केस ऑफ जर्मनी एंड इटली जहां पे मोनार्क रूल कर रहा था. 1688 आप देखिए, वहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम एस्टैब्लिश हो गया था. मोनार्की से पावर हाथ में ले ली थी इंग्लिश पार्लियामेंट ने. एट द एंड ऑफ द प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट वाज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द नेशन स्टेट जो है, इट वाज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द नेशन स्टेट विद इंग्लैंड एट इट्स सेंटर केम टू बी फॉर्ज्ड. इंग्लैंड उसका सेंटर बन गया था. एक्ट ऑफ यूनियन वाज साइंड बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड that resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain. Act of, जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये किसी पर्पस से किया. These are the very important lines. Act of Union was signed between England and Scotland और United Kingdom of Great Britain बनके तैयार हो गया. That England was able to impose its influence on Scotland. मतलब स्कॉटलैंड जो कि एक अलग एथनिक पार्ट था, ब्रिटेन, इंग्लैंड अलग एथनिक पार्ट था, पर इंग्लैंड के, स्कॉटलैंड के ऊपर इंग्लैंड ने अपना इन्फ्लुएंस किया. द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर्स. द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. The growth of British identity का मतलब था कि स्कॉटलैंड का जो अलग कल्चर था उसको सिस्टमैटिकली, प्लीज जैसे कहते हैं ना, पॉइंट टू बी नोटेड, सिस्टमैटिकली सप्रेस. ऐसे एकदम से आके किसी ने थप्पड़ नहीं मारा, उसको धीरे 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 करके
स्कॉटलैंड की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को सप्रेस कर दिया, उनके कल्चर को सप्रेस कर दिया गया। एंड द कैथोलिक क्लैंस दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड सफर्ड, बहुत सबसे ज्यादा जो सफर किया था कैथोलिक्स ने। इधर मैं आपको बता दूं, क्रिश्चियंस दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स। Catholic clan that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression. Scottish Highlanders, उनको they were forbidden to speak the Gaelic language. मतलब स्कॉटलैंड के लोगों को रोक दिया गया, उनके ऊपर ये बंदिश लगा दी गई, रोक लगा दी गई कि ना तो वो अपनी लैंग्वेज बोलेंगे, ना वो अपनी नेशनल ड्रेस पहनेंगे। and they were, and a large number of were forcibly, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, they were being driven out. And Ireland suffered the same fate. It was a country जो बहुत deeply divided थी between Catholics and Protestants, deeply, बहुत strong वो थे. And the English helped Protestants of Ireland to establish their domination over a large Catholic country. इंग्लिश ने प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प किया, जैसे हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम में डिसयूनिटी नहीं क्रिएट कर देते थे, ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे भी किया, which proves that Britishers from the very beginning were using the policy of divide and rule in each and every country wherever they used to go to conquer. So English helped the Protestants of Ireland to establish their domination. Protestants का साथ दिया, कैथोलिक को इग्नोर किया. And Catholic revolts against British domination were suppressed. And ultimately Catholics, because politically and economically Catholics जो थे वो weak थे. And so after a failed revolt by Wolfe-Tone and his United Irishmen, Ireland was also incorporated into United Kingdom in 1801. A new British nation was forged through the propagation of dominant English culture. Symbols of New Britain, the British flag, national anthem, English language were actively promoted, and older nations survived only as the subordinate partners. And older nations, they survived only as the subordinate partners in this union. मतलब जो पुराने nations थे वो केवल partners बन के रह गए, वो अपनी बात कह ही नहीं सकते थे. एंड आपके सामने फिगर 15 है, ये एक कैरिकेचर है अगेन, जिसको मैं समझा दूं, मींस गैरिबल्डी इज एक्चुअली, ये कैरिकेचर समझा रहा है कि विक्टर एम्यूल को, वैसे तो इसमें दिखाई दे रहा है कि वो शू पहना रहा है, तो गैरिबल्डी हेल्ड किंग विक्टर एम्यूल ऑफ सर्देनिया विडोमेन कि वो इटली का नाम का जूता जो है वो अपने पैर में पहन ले. मींस एक्चुअली में इटली में अपना कंट्रोल करने के लिए किंग विक्टर एमिल सेकंड को केवॉर ने हेल्प करी एंड गैरिबल्डी ने हेल्प करी. किंग विक्टर एमिल हिमसेल्फ वाज नॉट सो स्ट्रांग टू हेल्प आउट हिमसेल्फ एंड टू फॉर्म द नेशन. एंड कमिंग बैक टू दिस, सो ब्रिटेन, माय डियर स्टूडेंट्स, and Scotland and Ireland, they also had the same fate. And before concluding, let me just show you the map once again of ये मैं आपको इंग्लैंड का एक बार और मैप जो है वो आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ मैं ये दैट इंग्लैंड. तो ये हम बात कर रहे थे, ये देखिए आयरलैंड, सेम फेट वाज forcibly was being included, made the part of this, and Scotland forcibly they were being made the part of England. So now students, I am concluding this session, and please comments भी लिखिएगा, and for like guiding me, इसके बाद आप कौन सा चैप्टर चाहते हैं, otherwise I will follow according to me only. And do please like, share and subscribe. My main motive is just to help you out in social science. जितना मैं कितना सक्सेसफुल हुई हूँ, it is yet to see, because जब तक आप कमेंट्स में लिखेंगे नहीं तो मुझे पता चलेगा नहीं कि आप लोगों को, because it's not a live class. And until and unless you are writing, please लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा. until unless you are writing down the comments, I will not be able to know that आप कितना समझ पाए हैं.
कोई भी चीज अगर आपको लगती है कि नहीं समझ में आई या मैम के प्लीज, तो मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में उसको भी मैं इंक्लूड कर लूंगी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एंड अगेन I request you to please like, share